मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि ज्यादा बारिश होने पर जब खेत में पानी भर जाता है तो उसके बाद हमें यूरिया देना क्यों जरूरी है। यूरिया के माध्यम से हम लोग नाइट्रोजन देते हैं, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि खेत में जब ज्यादा पानी भरे तो हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी चाहिए, और ये नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया के माध्यम से करते हैं क्योंकि ये उपलब्ध रहता है और खादों की तुलना में सस्ता रहता है और नाइट्रोजन भी इसमें अच्छी मात्रा में होती है। तो जब कभी खेतों में ज्यादा पानी भर जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, तो फसल हमारी पीली पड़ने लगती है और उसके बाद हमें यूरिया देना जरूरी है। तो ऐसा क्या कारण है कि हम यूरिया ही दे रहे हैं, कोई दूसरे तत्वों को हम नहीं दे रहे हैं, और ये पीलापन यूरिया से ही दूर होगा, ऐसा क्या कारण है, इसको हमें समझना चाहिए। देखिए, जब खेत में हमारे पानी भर जाता है पूरी मिट्टी में, तो उसमें से वायु बहुत कम रह जाती है, बिल्कुल निकल जाती है और पूरी मिट्टी के अंदर पानी रहता है। अब जितनी भी खाद हमने डाली थी, जितने भी पोषक तत्व हैं, अब वो सब पानी के अंदर हैं। अब जब वायु की कमी होने लगती है तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बदल जाती है, दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवी जो बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और जो सबसे बड़ा प्रभाव आता है वो नाइट्रोजन पे आता है। तो ऐसा क्या कारण है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रभाव आता है। देखिए, जो तत्व है नाइट्रोजन, अब ये मिट्टी में मुख्यतः दो रूप में रहता है, अमोनियम आयन जिसे कहते हैं और नाइट्रेट आयन जिसे हम कहते हैं। तो ये एक प्लस वाली नाइट्रोजन में रहता है और एक नेगेटिव वाली नाइट्रोजन में रहता है। ये मुख्यतः इस फॉर्म में रहता है। तो जब इसके अंदर पूरा पानी भर जाता है तो पानी के साथ या तो ये नाइट्रेट नीचे चली जाती है, पानी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और मिट्टी के कणों पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव होने की वजह से चूंकि वो उसको रिपेल करती है, तो मतलब उसको अपने ऊपर टिकने नहीं देता है मिट्टी का कण, क्योंकि मिट्टी के कण पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव है। जो सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे के पास नहीं आते, दूर जाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये रिपेल होता है, पानी में घुल करके कहां चला जाता है, मिट्टी से नीचे चला जाता है, ये बहुत नीचे चला जाता है। एक तो ये नाइट्रेट का ये नुकसान हुआ। दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें वायु नहीं रहती, ऑक्सीजन नहीं रहती, तो सूक्ष्म जीव अपना जो रेस्पिरेशन है, अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव आ जाते हैं और अपने रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए इसकी जो ऑक्सीजन है ये इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, ये NO3 से एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, NO2 हो जाती है, फिर एक ऑक्सीजन और कम हो जाती है, NO हो जाता है, फिर ये N2O बन जाता है। अब ये गैस है और ये गैस कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और ये फिर N2 गैस भी बन जाता है, ये N2 गैस भी ऊपर चली जाती है। इसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो एक तो ये होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन से नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट वाली वो वातावरण वापस चली जाती है, जैसे विनाइट्रीकरण भी कहते हैं हम, विनाइट्रीकरण। दूसरा जो पहला, ये तो दूसरा हुआ, जो पहले मैंने बताया था लीचिंग जिसे हम कहते हैं, ये नीचे जो है नाइट्रेट नीचे चला जाता है, इसे हम लीचिंग कहते हैं, LICHING, लीचिंग, और या इसे हम हिंदी में निच्छालन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है नाइट्रोजन का, जो नाइट्रेट है उसमें होता है। जो अमोनियम होता है उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं होता, अमोनियम मिट्टी में रहता है, तो जो फसलें अमोनियम को ले लेती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं। जैसे धान है, जो राइस प्लांट है, धान है, वो अमोनियम को ज्यादा लेता है, दूसरी फसलें नाइट्रेट को ज्यादा लेती हैं। तो चूंकि पानी के अंदर नाइट्रेट बना हुआ है, तो ऐसी फसलें जो नाइट्रेट को लेकर के नाइट्रोजन को पूरा कर सकती हैं वो फसलें तो सर्वाइव कर जाती हैं, जैसे मैंने बताया धान। लेकिन अधिकांश फसलें किसको लेती हैं, नाइट्रेट को लेती हैं। फसलें दोनों को ही लेती हैं, नाइट्रोजन को भी लेती हैं, ये अमोनियम को भी लेती हैं और नाइट्रेट को भी लेती हैं। लेकिन कुछ फसलें जो है अमोनियम को ज्यादा लेती हैं और कुछ फसलें नाइट्रेट को ज्यादा लेती हैं। तो अब होगा क्या कि जो नाइट्रोजन थी उसकी जो अधिकांश मात्रा थी नाइट्रेट वाली, वो कहा या तो नीचे चली गई, जड़ से नीचे चली गई जिसकी लीचिंग हो गई, या गैस बन के वायुमंडल चली गई जिसे हम विनाइट्रीकरण कह रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान किस पाता है, नाइट्रोजन पाता है। और जो बाकी जैसे दूसरे तत्व, फास्फेट है या पोटेशियम है, उस पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, सल्फेट पर आता है। सल्फेट आयन भी चूंकि नेगेटिव वाले होते हैं, सल्फर वाले, ये आयन भी कहां चले जाते हैं, निच्छालन से, लीचिंग से नीचे चले जाते हैं, या इनसे इनका कन्वर्जन हो जाता है, तो अधिकांश मात्रा सल्फेट की भी नीचे चली जाती है, तो सल्फर की भी कमी आती है। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है मिट्टी में, हम जो उसको हम रोपों के माध्यम से दे रखा है, वो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसमें दो तरह से नुकसान हो रहा है नाइट्रोजन का। एक तो नीचे जाकर के ऊपर
गैस में बनके। तो इसी कारण से सबसे पहले जो कमी आती है नाइट्रोजन की आती है। तो जब कभी खेत में पानी ज्यादा समय तक भरा रहेगा तो ये नाइट्रोजन का नुकसान होना शुरू हो जाता है और पत्तियां, सबसे पहले निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू होंगी, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से सबसे पहले निचली पत्तियां ही पीली होती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बनेगा। नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनने के लिए जरूरी है। अब क्लोरोफिल बनेगा नहीं, इसलिए निचली पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सिम्टम रहता है नाइट्रोजन की कमी का। तो अब जैसे ही बारिश रुकती है या हम खेत से पानी निकालते हैं, तो अब मिट्टी में जो बाकी तत्व तो रहेंगे, चाहे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये तो रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कमी किसकी हो जाएगी पानी सूखने के बाद? नाइट्रोजन की कमी होगी। तो इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए फिर हमें यूरिया देना चाहिए, नहीं तो ये नाइट्रोजन पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको जैसे ही पानी हम निकालें हमें यूरिया दे देना चाहिए। तो ये एक पर्याप्त मात्रा नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है। या हम 2% यूरिया का स्प्रे का छिड़काव भी हम कर सकते हैं। तो लेकिन सही यही होगा कि हम तुरंत खेत में हम ये यूरिया को दें। तो यूरिया देने से नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। तो आप समझ गए होंगे कि हम कितना इसमें यूरिया हमें क्यों देना चाहिए जब हमारे खेत में पानी भर जाए। अब बात आती है कि कितना हम यूरिया दें। तो ये हम मान के चलते हैं कि 25 किलो यूरिया 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। एक सामान्य दशा में अगर बहुत दिनों तक पानी भरा रह गया तो आप 25 किलो यूरिया को 1 एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। हालांकि अगर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन कमी हुई तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा, अगर कम कमी हुई है तो हमें कम देना पड़ेगा। तो एक सामान्य मात्रा में बता रहा हूं कि 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया पर्याप्त हो जाता है। तो ये इस तरह से अगर हम देंगे तो नाइट्रोजन की जो कमी हुई है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपके खेत में पानी भरे और हमारी फसल पीली पड़नी शुरू हो गई हो तो हमको सबसे पहले नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया देना चाहिए, ताकि फसल रिकवर जल्दी जल्दी कर जाए। और 2% यूरिया का भी हम छिड़काव कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन कम कमी हुई है तो छिड़काव से भी उसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन अगर ज्यादा कमी हो गई है, फसल बहुत ज्यादा पीली पड़ रही है, फिर हमको सीधे खेत में यूरिया देना चाहिए। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि पानी ज्यादा भर जाए तो हमको यूरिया क्यों देना चाहिए। तो ये मैंने आपको वैज्ञानिक तथ्य बताया कि किस कारण से नाइट्रोजन की खेत से कमी हो जाती है, इसलिए हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करना जरूरी है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।